जी अब्बास, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, कॉन्सेप्ट्स? हेलो जी अब्बास। हेलो सर। जी जी बताएं। जी, आवाज़ नहीं आ रही, मैंने इसलिए। आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं सर, अभी आ रहे हैं सर। अरे आ रही है। ठीक। ठीक है ठीक है। जी जैन, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं अब्बास? जी सर आ रही हैं। सर ठीक। यस सर। ओके, 2 मिनट वेट कर लें, अगर बाकी लोग करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। कल किसी और सब्जेक्ट का लेक्चर तो नहीं आपका? सर कल हो सकता है स्टैट्स का हो। हमारा जो है ना कल का कंफर्म है। सर 6 से 6 वाला ही टाइम लेंगे सर आप। मेरा कल 6 से 9 ठीक है टाइम। जी सर बेहतर। ठीक है, हमारा लाजमी कल होना है, और बाकी जी अगर होगा तो आपने मॉर्निंग में ले लेनी है क्लास। जी सर बेहतर। ओके, हम जो डिस्कस कर रहे थे, रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे कि आपकी रेजिस्टेंस आती है, और रेजिस्टेंस जाहिर है उसको हैंडल करना, वो प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन ये कि इसी वजह से ये पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशनल वेपन एंड चेंज करके आपने चेंज को मैनेज किसी कैसे करना है, उसकी क्या थ्योरीज होती हैं, तो उसको किसी कैसे हम मैनेज उसको करेंगे। अगर 5 मिनट की आप लोग जरा वेट करें, मैं जरा चाय पी लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है यस सर, सर। बाकी लोग भी आ जी जाएंगे। ठीक है सर। जी सर ठीक ठीक है। है मैं ये ऑन रिकॉर्डिंग में ऑन ही कर रहा हूँ, ऑन ही रख रहा हूँ, तो बस मैं 5 मिनट में दोबारा जो है। जी ठीक है सर। अब्बास भाई चेंज की समझ आई, इन्वायरमेंट की समझ आई? हेलो जैन भाई। मैंने पूछा है इन्वायरमेंट की समझ आई? ये आ रही है, अब बताओ ना, थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करो। यार इन्वायरमेंट होता है 3 टाइप्स का। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है कंपटीशन इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो मैनेजर कंट्रोल कर लेती हैं, वो ये ऑर्गेनाइज कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट जो होता है। ये फोर्सेस होती हैं जो अफेक्टेड इंटरनली। कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये है कि ये इंटरनली फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस जो कंट्रोल की जा सकती हैं, जैसा जे मतलब पॉलिसीज, जैसे कि मान जैसा लीजिए ये कि हाथ। पॉलिसीज मिशन विजन स्टेटमेंट। अच्छा। ये ये आप क्या तो डिस्कस कर रहे हो दोनों? इन्वायरमेंट, अच्छा, तो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये जो हेडिंग थी ना, एक फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, मुझे ये नहीं क्लियर हुई। रेजिस्टेंस कहते हैं कि किसी भी चीज के रुकावट आना, रेजिस्टेंस। नहीं रेजिस्टेंस, नहीं नहीं रेजिस्टेंस होता है चेंज को रेजिस्ट करके रखना, मतलब चेंज को जो है वो
आने से रखना, रोकना, आने से रोकना, नहीं आने से रोकना नहीं, रेजिस्ट करके रखना होता है कि उसको मेंटेन करके रखना, बरकरार रखना। नहीं Continuously नहीं, change कर। कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, अगेंस्ट आना, गूगल पे बेशक चेक कर लें। हाँ शायद मैं गलत हूँ, मैं चेक करती हूँ। हाँ, रेजिस्टेंस मीन कि जब वो स्ट्राइक्स हो जाती हैं, रेजिस्ट किया जाता है, तो वो उसको रुकावट डालना, चेंज तो ना आने देना, मुजाहमत करना, हाँ ठीक है। मुज़ाहमत करना, तो ये इस तरह की रेजिस्टेंस होती है। अच्छा चलें, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। ये Yes. सर ये थोड़े रेजिस्टेंस, कंफ्यूज थे क्या डिस्कस कर रहे थे? सर, रेजिस्टेंस में कंफ्यूज है तो वही कर रहे थे। रेजिस्टेंस को उर्दू में वो ठीक कह रहे हैं कि इसको मुज़ाहमत करना, जी जी। मुज़ाहमत करना, मुज़ाहमत रोकना, रुकावट डालना। हाँ मुझे रिकवर डालना। आपको मैं बताऊं कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये लाजमी होती है, जैसे हमने बताया ना, जब इसको चेंज कर रहे होते हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी कि हमारा जो है वो आप जब किसी पब्लिक सेक्टर में जाए ना, तो बड़े बड़े रजिस्टर पड़े होते हैं और लोग बस वो जैसे 30 सालों से काम हो रहा है, वो पेंसिल उठाते हैं और एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। जब भी आप सर, कोई जैसे कि वो जब बैंकिंग सेक्टर में सर, जब वो कंप्यूटर सिस्टम इन हुआ तो सर बड़ी हाँ जी, रेजिस्टेंस हुई थी। वही वही मैं आपको बता रहा था, मैं अब वही बताना चाह रहा था कि पहले वो क्लर्क टाइप के रजिस्टर में एंट्री होती थी। जब टेक्नोलॉजी जी आई जी तो लोगों ने उसको सेट नहीं किया ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। वो कहते थे ये हम उसी तरीके से काम करेंगे, तो रजिस्ट किया उन्होंने वो। लेकिन ये कि एक स्टेज आती है कि जब आप मैनेजर उनको समझाता है कि ये जो चेंज है उनके अपने फायदे के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए भी है, आपका काम आसान हो जाता है। असल में ये समझाना पड़ता है जी लोगों को, अदरवाइज जी वो फिर रेजिस्ट करते हैं। तो यही पर्पज, ये पूरा एक प्रोसेस होता है चेंज का। ये रेजिस्टेंस आती है, फिर एक टाइम आता है कि वो सेट करते हैं और वो फिर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है थ्रू आउट दिस सेमेस्टर कि उसकी क्या थ्योरीज होती हैं। एक आध शायद थोड़ा सा आज टच करेंगे हम आज के लेक्चर में भी। तो इस तरह से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। फिर पॉलिटिक्स होती है कुछ क्या नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी पॉलिटिक्स होती है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी आपस में लड़ रहे होंगे। और अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते एडमिन डिपार्टमेंट को, जैसा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। यानी बाउंड्रीज आपकी है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही, उनका पर्पस भी एक ही है, लेकिन आपस में उनके बाउंड्रीज खुद ही क्रिएट हो जाती हैं, जिससे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और एक किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नो, इस पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो, यानी कुछ लोग चाहते हैं, इंटेंशनली चाहते हैं कि ये चेंज कामयाब ना हो, अगर एक इस किस्म का कोई ग्रुप है। तो ये चीजें भी आप लोगों को ज़ाहिर है फिर हैंडल करनी पड़ती हैं। द आउटकम्स ऑफ पावर स्ट्रगल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ चेंज। दैट इज अगेन पावर स्ट्रगल होती है, उस पे लोग जो है आपस में फाइट कर रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब जिस तरह ये आपने बताया ना, ये कंप्यूटराइजेशन के बीपीआर में आपको डिस्कस करूंगा, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में अक्सर लोग इस तरह से भी करते थे रजिस्ट के, अगर वो चाहते थे कि चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, कंप्यूटर से करना शुरू हो जाएं, तो फिर तो वो लोगों को फारिग करना शुरू हो जाएंगे, डाउन साइजिंग स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से वो उसको चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, जो शुरू शुरू में जब इस किस्म की चेंज आती थी, टेक्नोलॉजी की चेंज आती थी, तो ये सारी सर चीज़ें जैसे आती हैं। बायोमेट्रिक के अगेंस्ट बहुत से लोगों ने किया था। जी, बायोमेट्रिक की भी आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, अभी द फेडरल यूनिवर्सिटी में भी वो चलना शुरू हो गई है बायोमेट्रिक। तो अगेन वो बिल्कुल रेजिस्ट किया, लेकिन हमारे जो लोग हैं, बड़े बड़े जहीन लोग हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं उसके लिए ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक वो बताता हूँ इसमें, कि जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा बायोमेट्रिक, तो लोग बड़े तंग हुए जी। ये तो जाहिर है वो पहले लेट आते थे तो पता नहीं चलता था, अब 8 बजे आते थे तो जाहिर है उन्हें पंच करना पड़ता था, जाते हुए पंच करना पड़ता था ना। अब इसमें देखें, दो चीज़ें मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च हमने डिस्कस किया था ना। जी सर। रिसर्च, अब वो लोग ऐसे भी लोग हैं जो सुबह सुबह आएंगे, बड़े टाइम पे 8 बजे पंच कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फिर 8 घंटे जो है चले जाएंगे कहीं, वापसी पे 4 बजे दोबारा पंच कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको अगर खाली टाइम को हम देखेंगे तो हम कहेंगे जो ये बड़े रेगुलर हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अब पता नहीं है कि वो क्या क्या दरम्यान में क्या हो रहा है।
तो इस तरह से वो देखें, वो जो हमने रिसर्च में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्वालिटेटिव का, क्वांटिटेटिव, अगेन वो एवरीवेयर दैट विल वर्क। तो चेंज को अगर इस किस्म की, ये भी एक किस्म की रेजिस्टेंस ही होगी ना, तो उसको किसी किसी इन चीज़ों को हैंडल करना है, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द मैनेजर। इसमें एक बड़ा जो है एक पॉपुलर मॉडल कह रहे हैं, बहुत पुराना मॉडल है चेंज का, जिसको हम कहते हैं लेमिन्स 3 स्टेप चेंज मॉडल। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक बुक भी आज हो सकता है सेंड कर दूँ, उस बुक में से तकरीबन 80-70% मैं कोर्स उस बुक में से कवर करूँगा। होपफुली आज के लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को मिल जाएगी। नो लेविन्स 3 स्टेप चेंज मॉडल, इसमें वो कहता है एक अनफ्रीजिंग, पहला जो उसमें स्टेप होता है दैट इज अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग क्या होती है? चेंज एफर्ट्स टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ बोथ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड द ग्रुप कंफर्मिटी। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपको चीज़ों को सबसे पहले जो है अनफ्रीज करना पड़ता है। जब भी कोई चेंज आप अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रेशर आएंगे, ये पहले से आपने देखना है कि देयर विल बी प्रेशर, इंडिविजुअल्स की तरफ भी आएंगे, तो भी प्रेशर्स आएंगे, ग्रुप्स की तरफ से भी प्रेशर आएंगे। तो द थिंग्स विल बी अनफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब है कि वो चीज़ें जैसे स्मूथली चल रही हैं उसी के से नहीं रहेंगी, और ये चीज़ें जो है अनरेस्ट सा क्रिएट होगा। उसके बाद रीफ्रीजिंग होती है, जिसमें हम स्टेबलाइज करते हैं चेंज को, और इंटरवीन करते हैं बाय बैलेंसिंग। नाउ इंटरवीन कौन करता है? मैनेजर करता है, टॉप मैनेजमेंट करती है। वी क्रिएट द ड्राइविंग एंड द रेजिस्टेंस जो हो रही होती है उसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ड्राइविंग फोर्सेस दैट डायरेक्ट द बिहेवियर अवे फ्रॉम द स्टेटस को। ये ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब ये होता है कि हम उनको ये कोशिश कर रहे होते हैं ये कि हम जो स्टेटस को का जो स्टेटस है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका बिहेवियरल चेंज विल आल्सो बी नेसेसरी। देन रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस दैट हिंडर मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम। रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस उसमें वो होंगी जिसमें ये लोग हिंडर करेंगे चेंज को, उस पर रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो ये अगेन पूरा एक प्रोसेस को डिटेल में भी अगेन एक नेक्स्ट आएगी, इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इस मॉडल को, लेकिन एक जनरल सा प्रोसेस होता है चेंज का, कि दैट विल अगेन एवरीवेयर हैपन। जो भी चेंज होगी उसमें इस किस्म के स्टेप्स होंगे। नाउ इसकी ये जो एक इसमें एक्शन रिसर्च एक टाइप है जिसमें हम शायद आप लोगों ने पढ़ी हो या हमने डिस्कस की हो, यानी एक्शन, हम बाय एक्शन उन चीज़ों को हैंडल करते हैं उसमें, या इस किस्म की चेंज को कंट्रोल करते हैं। तो जस्ट एक कंसेप्ट इधर मैं दे देता हूँ आपको। एक्शन रिसर्च जो a change process based on systematic collection of data and then selection of a change action based on what the analyzed data indicate। यानी ये एक सिस्टमैटिक किस्म का प्रोसेस होता है जिसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि मैनुअल की चीज़ें किसी कैसे हो रही हैं, अगर हम इसको ऑटोमेट करेंगे तो किसी कैसे होंगे, हमारा टाइम किसी कैसे भी जो सेव हो सकता है, हम जो ह्यूमन रिसोर्स को बाकी जगह किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरह का पूरा हमें वर्किंग करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है डाटा को। और उसके बाद फिर हम जो है एक्शन रिसर्च का मतलब ये होता है बाय टेकिंग योर स्टेप्स प्रैक्टिकली, एक्शन से हम उन चीज़ों को फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कल किसी एक डिपार्टमेंट में उस चेंज को एक ग्रुप के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे, फिर देखेंगे कि वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, या किस किस्म की रेजिस्टेंस आ रही है। अगर उसको कंट्रोल कर लें या उसको सक्सेसफुल हो जाता है उसको भी बाकी जगह इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दैट इज ए पार्ट ऑफ द एक्शन रिसर्च, जिसमें हम एक्शन से चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करते हैं। और उसके डिफरेंट स्टेप्स जिस हमने बताया, डायग्नोज करते हैं पहले चीज़ों को, ठीक है, एनालाइज करते हैं, फीडबैक लेते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज कि अगर हम इस किस्म की चीज़ चेंज लेकर आएंगे तो व्हाट विल बी योर व्यू पॉइंट, क्या होगा या किसी के फ्यूचर का होगा। उसके बाद हम एक्शन करते हैं, उसके बाद इवेलुएट करते हैं। दैट इज द जनरल प्रोसेस। इवेलुएशन के बाद आपको फिर अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको दोबारा एक रीसाइकिल चला कर हम इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो प्रॉब्लम्स फोकस्ड रादर देन सॉल्यूशन सेंटर्ड। जो इसमें हम एक्शन रिसर्च के जो बेनिफिट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। Heavy employee involvement reduces resistance to change. That is ये की पॉइंट है चेंज मैनेजमेंट में और अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। एक टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, दैट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है कि हम किस तरीके से, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, लाइक आप लोगों ने क्वालिटी सर्कल का शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा हो,
आपने ESOP का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम। देन इस किस्म के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम जो है एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारी पूरा लेक्चर होगा, उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू हैंडल द रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करनी है सारी चीज़ें। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं। नाउ एक थोड़ा सा हम इसको इनिशियल सी डेफिनेशन देखें, हम इसकी बाकी डेफिनेशन भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को। लेट्स डिफाइन इसको। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज जिन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया होगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को हम ये भी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ प्लान्ड इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि हम इंटरवीन करें किसी चीज में, मुदाखलत जिसे कहते हैं ना, मुदाखलत करें किसी चीज में। इज अ प्लान मुदाखलत या प्लान इंटरवेंशन बिल्ट ऑन ह्यूमनिस्टिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिहेवियरल साइंस। यानी आपने बिहेवियर को स्टडी करना है एंड यू विल हैव टू डील विद द ह्यूमन बिहेवियर्स, उनकी वैल्यूज, उनकी नॉर्म्स, उनकी बिलीव्स, कल्चर्स, ऑल दीज आर द very important topics which are to be discussed in organizational development. Now, इससे होता क्या है, that seeks to improve the organizational effectiveness and employee well-being। इस पूरी इंटरवेंशन का, चेंज का, या ये पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि हम कोई चेंज लेकर आए और वो चेंज जो है वो बेनिफिट हो, that should be beneficial for the organization as well as for the employees। एम्प्लॉइज को भी फायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। जो दैट इज अ वेरी जनरल सी डेफिनेशन है। बाकी इसको हम डिटेल डेफिनेशन तो और भी देखेंगे इसमें। तो ओडी वैल्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारा जो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ही होता है कि हमने लोगों के साथ डील करना है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि लोगों के साथ डील करना जो है दैट इज नॉट एन इजी टास्क। एक अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि आप जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। तो ह्यूमन के बारे में उन्होंने कहा था ह्यूमन इज द मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन है, ये क्रिएचर है जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि लोग जो है उनकी डिफरेंट एजम्पशंस होती हैं। तो आपने अगर मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हैं, कुछ लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोगों से अगर आप सीधे अच्छी तरीके से बात कर लेंगे उसी से मोटिवेट हो जाएंगे। तो डिफरेंट लोगों का जो स्टाइल है दैट इज डिफरेंट, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होगा, उनकी एजम्पशंस डिफरेंट होंगी। तो ये चीज़ें आपको अगर थ्योरीज का ये पता नहीं होगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लीडरशिप की थ्योरीज का, मोटिवेशन की थ्योरीज का, तो यू कैन नॉट हैंडल फॉर द पीपल। लेकिन उसका बेस क्या है कि यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द पीपल, ऑल द पीपल, ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ट्रस्ट को अगर टाइम मिला तो ट्रस्ट को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है एक लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होती है जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू इंटरेक्शन आती है और उसमें एक पॉजिटिव जो है रिस्क का इम्पैक्ट होता है ट्रस्ट में। और इसमें ट्रस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट होता है, रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट होता है। रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट जो होता है दैट इज द हायर मोस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट, जो हर मैनेजर चाह रहा होता है कि लोग उस पर ट्रस्ट करें। रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट यानी ये इस लेवल का ट्रस्ट होता है जिसमें आपकी जो लॉयल्टी होती है दैट इज अनक्वेश्चनेबल। यानी ब्लाइंडली आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, अपने मैनेजर्स पर, मैनेजर्स आप पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं और आप मैनेजर पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। पावर इक्वलाइजेशन कि अपने पावर को किसी कैसे हैंडल करना है, तो किसी कैसे इक्वलाइज करना है, कन्फ्रंट किसी कैसे करना है, क्योंकि सब लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, यानी आपको उनको सख्ती से भी समझाना पड़ेगा कि these are the things which are to be done within the organization। participation, management, involvement जो मैं आपसे बात कर रहा था। Now, these are the different disciplines which are the part of the OD और ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि all these are the important concepts which are related to the organizational development and change management। नो इसमें टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, अगेन इसको हम जस्ट एक मैं अभी फ्लैश डाउन कर रहा हूँ, इसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है सब चीज़ों को, जो डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट फोर्स कमिंग जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ग्रुप्स हम बनाते हैं दैट सीक्स टू चेंज द बिहेवियर थ्रू द अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन, प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ अदर देन सेल्फ, इंक्रीज एम्पैथी
एम्पैथी का कॉन्सेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी क्या होती है, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? एनीवन? जी, ये पुरानी बात है, कॉन्सेप्ट आपने ओके। एम्पैथी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम अपने आप को दूसरों की जगह रखकर चीज़ों को देखें। ठीक है, अपने आप को दूसरों की जगह रखकर चीज़ों को देखें। लाइक अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है या आपका जो एम्प्लॉई आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप किस तरीके से बिहेव करते। अगर इस तरीके से हम एक्शन लें और तो हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर सॉल्व हो सकती हैं। दूसरा एम्पैथी, हम उसको हमदर्दी के तौर पे भी हम ले सकते हैं कि आप लोगों के साथ हमदर्दी रखें और सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करके अपने आप को उसकी सिचुएशन पे देखें और उसके बाद कोई एक्शन लें, तो दैट विल बी द बेटर एक्शन। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन के बारे में कहते हैं, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होती है उतने ज़्यादा आपका लिसनिंग स्किल्स भी आपके होने चाहिए। आप लोगों को सुनना, यानी यू विल हैव टू लिसन टू द पीपल। ठीक है, अगर आप लोगों को सुनेंगे नहीं तो यू कैन नॉट इवन कैन बिकम द गुड प्रेजेंटर आल्सो। तो लिसनिंग एबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिसन टू द पीपल। ग्रेटर ओपननेस होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी वो आप जो है वो हिडन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हिडन चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर है वो बाद में लोगों को पता चलेंगी तो प्रॉब्लम होगी। इंक्रीज टॉलरेंस फॉर टॉलरेंस बड़ी ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉई जो है कोई स्ट्राइक कर रहे हैं तो यू हैव टू टॉलरेट इट लेवल तक, और उसके बाद आपने इसको हैंडल करना है। यानी अगर आप खुद इमोशनल हो जाएंगे और टॉलरेंस नहीं रखेंगे तो वो जो सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उस वजह से वो कहते हैं कि ऑल दीज थिंग्स, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं या डिफरेंट स्किल्स हैं, वो मैनेजर के पास होंगी तो वो चीज़ों को सीख तरीके से हैंडल करेगा। सर्वे फीडबैक अप्रोच, जिसका मैंने आपको बताया, इसमें हम डिफरेंट फीडबैक अप्रोच, डाटा कलेक्शन करते हैं, थ्रू द क्वेश्चनर कर सकते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ इन ऑर्डर टू हैव द डिफरेंट सजेशंस। प्रोसेस कंसल्टेशन, इसमें बहुत सी चीज़ें जो आती हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आते हैं। प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लाइक प्रोसेस री इंजीनियरिंग, उसको भी हम डिफरेंट उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब प्रोसेस कंसल्टेशन अक्सर लोग लेते हैं इन ऑर्डर टू re-engineer or redefine the processes. A consultant gives a client insight into what is going on around the client, within the client, and between the client and other people. Identify processes that need improvement. प्रोसेस जो आपके कंसल्टेंट्स होते हैं या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फिर उसको प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ज़ाहिर है वो पहले लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स को देखते हैं, उसके बाद फिर वो कोई अपना एक्शन को डिफाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जी क्लास, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? यस सर। ओके। टीम बिल्डिंग जो है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशनल। टीम बिल्डिंग का हमारे एक दो लेक्चर सेपरेटली होंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टीम बिल्डिंग किसी के से ग्रुप किसी के से बनाते हैं, टीम में सिनर्जी किसी के से क्रिएट करते हैं, हाउ टू हैंडल द टीम, हाउ टू हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल अगर हों तो किसी के से हैंडल करते हैं। हाई इंटरेक्शन अमंग द टीम मेंबर्स टू इंक्रीज द ट्रस्ट एंड ओपननेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, अगर आपका वो टीम मेंबर्स का आपस में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपस में उनका एक वो ना कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है विद इन द टीम। ओपननेस होनी चाहिए, गोल्स उनके प्रायोरिटाइज होने चाहिए, शेयर्ड होने चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो लीडरशिप है जो टीम को हैंडल करी है उसके लिए भी, और टीम मेंबर्स की आपस में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। रोल एनालिसिस शुड बी वेल डिफाइंड। अगर रोल आपके वेल डिफाइंड नहीं होंगे कि किसने क्या रोल प्ले करना है, तो अगेन देयर विल बी अ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है अराइज करती है विद इन द टीम, विद इन द ग्रुप्स। टीम प्रोसेस एनालिसिस, किसी के से आप एनालाइज करेंगे चीज़ों को और एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे ऑन द पार्ट ऑफ द टीम, दैट इज इंपॉर्टेंट। Then intergroup development, OD efforts to change the attitudes, stereotypes and perceptions that groups have to each other. Okay class, नमाज अजान हो रही है, नमाज का टाइम हम ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की।
ये मैं सेशन वाइंड अप कर रहा हूँ, मास के बाद फिर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करते हैं। सर नेक्स्ट सेशन होगा? जी जी, नेक्स्ट सेशन होगा आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक। ओके। ओके सर।